फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ आपका सब्जेक्टिव, आपका दोनों अगर सभी विषय के सभी चैप्टर यानी कि ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर क्लियर हो जाते हैं तो कितना अच्छा होता है। क्योंकि आपका एक भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चैप्टर से नहीं छूटे और ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज से नहीं छूटे, क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं आपका चैप्टर से ही आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इसलिए इस चैनल पर हमने सब्जेक्टिव जानबूझकर शुरू किया कि बच्चे जो हैं ऑब्जेक्टिव में लगे रह जाते हैं और सब्जेक्टिव बिल्कुल ही पीछे रह जाता है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी ध्यान देते चलेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न होने वाले मैट्रिक एग्जाम में नहीं छूट सके और आप मेरिट नंबर में आ सके, यानी कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन तो आए ही, साथ में आपका कम से कम 90% नंबर आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं जो कि ज्योग्राफी का है और ये सेट 3 है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर देंगे कि हम इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आपका एक भी मैट्रिक एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूट सके और आप मेरिट में आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 19 है कि वन्य जीवों के हाश में प्रदूषण जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करें। यानी कि अपना प्रदूषण जनित समस्या पर विचार स्पष्ट करना है और इसका जो सही जवाब होगा कि वन्य जीवों के हाश में प्रदूषण जनित समस्या का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वन्य जीव वायु में फैले हुए प्रदूषकों से सीधे प्रभावित होते हैं। वन्य जीव जो भी दूषित भोजन करते हैं उनसे होने वाले बहुत से प्रदूषण जंतु ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आगे है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा वन्य जीवों पर विषैला प्रभाव डालता है। ओजोन और पैन से आंखों में जलन होती है और दृष्टि जो है चली जाती है। वायु में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड का प्रभाव उस स्थिति में अधिक होता है जब यह फेफड़ों में आर्द्र को सोख लेती है। क्लियर है? मोटर गाड़ियों से निकलने वाला शीशा वायुमंडल में जमा है, यह सांस से अंदर चला जाता है, यह वन्य जीवों के लिए बहुत ही जहरीला होता है। इस प्रकार प्रदूषण जनित समस्या एवं वन्य जीवों के हाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है? चलिए अब हम सवाल नंबर 20 देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। इसका जवाब होगा कि हमारे देश में वन तथा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कई रीति रिवाज अथवा प्रथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रथाओं का वर्णन इस प्रकार है, जैसे कि पहला प्रकृति की पूजा, दूसरा विशेष वृक्ष की पूजा और इसी में तीसरा आता है आपको विभिन्न संस्कृतियों का योगदान। चलिए हम बारी बारी से तीनों को देखेंगे डिटेल्स में कि क्या कैसे क्या होता है। जैसे कि पहला यहाँ पर जो है कि प्रकृति की पूजा। प्राचीन काल से ही कुछ कबीले प्रकृति की पूजा में विश्वास रखते हैं। उनके इस विश्वास से कई वनों का संरक्षण हुआ है, यानी कि बचाव हुआ है। दूसरा है कि विशेष वृक्ष की पूजा। कुछ समुदाय किसी एक विशेष वृक्ष को पूजनीय मानकर उसकी आदिकाल से ही सुरक्षा करते आए हैं। उदाहरण के लिए छोटानागपुर क्षेत्र के मुंडा तथा संथाल कबीले महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। तीसरा आपको इसी कड़ी में है कि विभिन्न संस्कृतियों का योगदान। भारतीय समाज कई संस्कृतियों का संगम है। इनमें से प्रत्येक संस्कृति के लोग अपने परंपरागत तरीकों से प्रकृति तथा उसकी रचनाओं की रक्षा करते हैं। उनके लिए झरने, पर्वत, शिखर, पौधे तथा जानवर पवित्र हैं, अतः इनकी रक्षा की जाती है और प्रतिदिन उन्हें भोजन कराया जाता है। क्लियर है? अब चलिए सवाल नंबर जो 21 है आप लोगों के लिए बिल्कुल ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये हर बार मैट्रिक एग्जाम में एक बार या दो बार आपको रिपीट जरूर करता है या एक साल मिस करके दूसरे साल जरूर आपको ये रिपीट प्रश्न करते रहता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है चिपको आंदोलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि इस बार के लिए भी बोर्ड मॉडल है, मैट्रिक एग्जाम होने वाले हैं और 2015 एनुअल 2018 एनुअल ये 2 बार प्रश्न जो है पहले भी पूछ चुका है। इसलिए आपकी बार के होने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जरूर याद कर लेंगे इसको। जैसे कि प्रश्न है कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपका निकल करके आएगा, क्योंकि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछते हैं। चलिए इसके जवाब पहले हम जानते हैं। 1870 ईस्वी के दशक में गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के लोगों ने जंगलों की व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। वो क्या था इसके बारे में हम जानेंगे। ग्रामीण लोग यानी गांव के जो लोग थे
पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनके साथ चिपक जाते थे। यानी कि जब पेड़ कटाई हो रही थी तो वहाँ के जो गांव के लोग थे पेड़ों को पकड़ करके लिपट जाते थे ताकि पेड़ को कटने से बचाया जा सके। इस आंदोलन का नेतृत्व चंडी प्रसाद भट्ट और कई महिलाओं ने किया। देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका अगर जवाब सही होगा तो चंडी प्रसाद भट्ट। आप याद रखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में बहुत से लोग शामिल होने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। इस आंदोलन से हेमवती नंदन बहुगुणा भी जुड़े। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि 15 वर्षों तक हिमालय वनों की कटाई रोक दी गई। आज चिपको आंदोलन सारी सीमाएं लांघकर विदेशी धरती पर भी जा पहुंचा है। क्लियर है? ये प्रश्न भी आई है, आप इसको दिमाग में जरूर सेट कर लेंगे। चलिए अब हम सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न भी 2014 का एनुअल फाइनल एग्जाम और 2018 के मैट्रिक एग्जाम फाइनल में आ चुका है। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में वनों का योगदान निम्नलिखित है। जैसे कि पहला है कि वन स्थानीय जलवायु को मृदुल बनाने में सहायक है। दूसरा है कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करने, यानी कि जो मिट्टी जो है कट करके जो क्षय होती है यानी कि बर्बाद होती जाती है, उसमें वन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। तीसरा है कि नदी प्रवाह को नियमित करके बाढ़ों की विभीषिका को कम करता है। चौथा है कि वन तेज पवन की शक्ति को कम करता है और मरुस्थल का विस्तार रोकता है। और पांचवा है कि वन पर्यावरण में स्थिरता बनाए रखते हैं तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बिगड़ने नहीं देता है। चलिए हम सवाल नंबर 23 देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 4 कारक बताना है और यह 2014 के मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। चलिए हम 4 कारक जानते हैं जो कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक हैं। तो इसका जवाब इस प्रकार से देंगे कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। उसमें पहला कारक है कि मनुष्य ने अपने आवास यानी कि रहने वाले घर, कृषि के विस्तार तथा उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया है। फलस्वरूप नए वन्य जीवों के आश्रय स्थल नष्ट हो गए हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं। फलस्वरूप नए वन्य जीवों के आश्रय स्थल नष्ट हो गए हैं या विलुप्त होते जा रहे हैं। दूसरा है कि मनुष्य द्वारा कृषि के विशिष्टीकरण का भी वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तीसरा है कि कृषि में कीटनाशक रासायनिक दवाओं के छिड़काव से भी वन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा है कि वन्य जीवों के शिकार के कारण भी बहुत सारे वन्य जीवों के अस्तित्व समाप्त हो गए हैं या विलुप्त होने वाले हैं। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। सवाल नंबर 24 है कि भूक्षरण के क्षेत्र लिखिए। भूक्षरण के क्षेत्र लिखिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी की द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा और जालौन जिलों में, तमिलनाडु के दक्षिण व उत्तरी अकाट कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, चिंगलीपुर, सलेम और कोयम्बटूर जिलों में भूक्षरण क्षेत्र अधिक है। ये बोर्ड मॉडल है आपके बार के होने वाले एग्जाम के लिए। सवाल नंबर 25 है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। अंतर आपको स्पष्ट बात करना है, यानी कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताना है आपको। और ये प्रश्न 2012 के फाइनल एग्जाम में आया हुआ है और आपकी बार के लिए बोर्ड मॉडल भी है। चलिए पहले खादर को जानेंगे, इसके बाद बांगर को जानेंगे। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान की नवीन बारीक कणों वाली कांप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। और बांगर मिट्टी किसे कहते हैं कि नदियों द्वारा जमा की गई पुरातन कांप मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। सवाल नंबर 26 है कि संभाव्य संसाधन क्या होते हैं। उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि संभाव्य संसाधन के बारे में तो बताइए, लेकिन उदाहरण देकर के समझाइए। चलिए इसका जवाब जानते हैं कि संभाव्य संसाधन वो संसाधन है जिनकी खोज तो हो चुकी है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी खोज तो हो चुकी है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए राजस्थान तथा गुजरात में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं। जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है? जैव संसाधन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसका जवाब होगा कि जैव संसाधन की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात,
मत्स्य जीवन, पशुधन इत्यादि। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न सवाल नंबर 28 देखते हैं, जो कि ये भी VVI प्रश्न है। सवाल नंबर 28 है कि अजैव संसाधन क्या है। अजैव संसाधन क्या है, इसका जवाब होगा एक लाइन में कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए होगा चट्टानें और धातुएं।